सो बफर कैपेसिटी हम देख रहे थे। सो बफर कैपेसिटी ये है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। इट इज इक्वल्स टू, माने पीएच का चेंज को रुकने के लिए जो टेंडेंसी वही है बफर कैपेसिटी। इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H प्लस और H माइनस एडेड इन 1 लीटर बफर सो दैट पीएच चेंजेस बाय 1 यूनिट, है ना। 1 लीटर बफर के अंदर H प्लस और H माइनस ऐड करने से, है ना, कितना ऐड करने से क्या होगा, पीएच चेंज कितना होगा, 1 यूनिट। तो पीएच चेंज इक्वल्स टू डेल पीएच इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो बफर कैपेसिटी dx बाई डी ऑफ डेल पीएच, x जितना ज्यादा होगा बफर कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। x क्या है, मोल्स ऑफ H प्लस और H माइनस एडेड। सो 1 लीटर बफर के अंदर A मोल CH3COOH और B मोल CH3COON है। तो pH1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pK प्लस log B बाई A। यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है ना। तो इसके बाद हम करेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, मान लो, है ना। सो pH1 हटा दिया मैंने। सो pH1 दैट इज इक्वल टू क्या था बोलो, pKa प्लस log B बाई A, pKa प्लस log B बाई A, ठीक है ना। तो इसके बाद हम चालू करेंगे, ओके। अब देखो, इफ, है ना, x मोल ऑफ NaOH आर एडेड, इफ x मोल ऑफ NaOH आर एडेड, है ना, अगर x मोल NaOH ऐड किया गया देन क्या होगा, है ना। तो x मोल क्या ऐड किया, x मोल OH माइनस। हमें पता है कि हम बहुत कम अमाउंट ऐड करते हैं। तो इफ x इज नेग्लिजिबल, if x is negligible then x less than a, x less than a, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन करो, तो CH3COOH प्लस NaOH, इससे होगा CH3COONA प्लस H2O, ठीक है ना। अच्छा, अब t इक्वल्स टू 0 में ये कितना a, है ना, ये कितना x, ये कितना 0। शुरुआत में ऐसा था, ये लिमिटिंग रीजन, तो ये 0 होगा। ये कितना बचा रहेगा, a माइनस एक्स, ये कितना होगा x, ठीक है। अच्छा, ये शुरुआत में कितना था b, तो शुरुआत में ये b था, तो ये क्या होगा x प्लस बी, अरे ठीक है, x प्लस बी। चलो अब इसके बाद pH2, सो pH2 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोले, pKa प्लस log, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट x प्लस बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड a माइनस एक्स, यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब pH2 माइनस pH1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू pK, pK कट जाएगा। सो log ऑफ x प्लस बी बाई a माइनस एक्स माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, b बाई a, इसका मतलब log ऑफ x प्लस बी बाई a माइनस एक्स, ओके। या इसका ऐसा भी कर सकते हो, है ना, शॉर्टकट में ऐसा भी कर सकते हैं इसको। देखो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, pH2 माइनस pH1, pH2 माइनस pH1 दैट इज इक्वल टू डेल pH, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, log ऑफ b प्लस एक्स, log ऑफ b प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा, ओके। अच्छा, प्लस, है ना, तो माइनस log ऑफ b, या ऐसा कर लेते हैं माइनस log ऑफ b बाई a, ऐसा हो जाएगा। चलो इसके बाद मैंने डिफरेंशिएट, ठीक है ना, या ऐसा करते हैं। तो pH1 क्या था, pH1 इक्वल्स टू pK प्लस log x b बाई a,
और PH2 क्या हुआ बोलो, pKa प्लस लॉग x प्लस बी बाई a माइनस एक्स। तो PH2 माइनस PH1 दैट इज इक्वल टू इतना हुआ। इतना क्लियर सबको? अच्छा अब देखो, अब ऐसा है कि मानो अब मैंने ln में कर लूँ, ln तो 1/2.303 ln b प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स है ना, माइनस ln b बाई ए, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब कुछ ऐसा होगा कि मान लो है ना, ऐसा कुछ होगा कि डेल पी एच दैट इज इक्वल टू हो गया 1/2.303 ln b प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln b बाई ए। सो d ऑफ डेल पी एच और dx दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 1/2.303 1/b प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स है ना, ये होगा, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा है ना। चलो इसके बाद इसको सॉल्व करोगे 1/2.303 a माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा क्या a 1/2.303 a प्लस बी बाई a माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। क्लियर इतना? चलो तो डी ऑफ डेल पी एच ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1/dx ऑफ डी पी एच, उल्टा कर दो तो हो जाएगा 2.303 इंटू ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा। इफ x बहुत ही छोटा होता है, अगर x लेस देन a एंड b, देन a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ a है ना, और b प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ b। सो डी ऑफ डेल पी एच दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 2.303 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। अच्छा तो यही है तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है ना, 2.303 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, चलो सो डी एक्स डी पी एच दैट इज द बफर कैपेसिटी, ये हो जाएगा 2.303 ए बी बाई ए प्लस बी। अच्छा अब देखो ठीक से, इफ ए बी बाई ए प्लस बी बढ़ गया देन डी ऑफ डेल पी एच ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब बफर कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा मतलब बफर कैपेसिटी बढ़ेगी। क्लियर है इतना? चलो अब तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया कि व्हिच बफर इज बेटर, व्हिच बफर इज बेटर, कौन सा बफर अच्छा है ना, हैविंग मोर बफर कैपेसिटी है ना। जैसे ए है 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 0.1 मोलर CH3COONA, और बी एक सॉल्यूशन है जिसमें प्रेजेंट है 0.2 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि ए और बी तो यही है
ए और बी तो यही है, ठीक है ना। तो हमें बोला गया कि ये दोनों में से कौन सा बफर बेटर। तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, ए बी बाई ए प्लस बी। तो इसके लिए ये वैल्यू कितना होगा, 0.1 इंटू 0.1 बाई 0.1 प्लस 0.1, और इसका जो होगा ए बी बाई ए प्लस बी वैल्यू बोला 0.2 इंटू 0.2 बाई 0.2 प्लस 0.2। तो ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो हमें पता है ए बी बाई ए प्लस बी अगर ज़्यादा है तो बफर कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब बी का बफर कैपेसिटी ज़्यादा है देन ए। तो बहुत ही सिंपल सवाल हो सकता है। क्लियर। सो हमें सब क्या निकालना है बोला, ए बी बाई ए प्लस बी, ए बी बाई ए प्लस बी। उससे जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका बफर कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा। क्लियर। चलो, सो बफर रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। टाइट्रेशन कुछ ऐसा है कि मान लो मेरे पास एक नॉन सॉल्यूशन है, क्या है बोलो, नॉन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक अननोन सॉल्यूशन। मैंने ऊपर में एक बुरेट दे दिया और बुरेट से मैंने गिराया क्या, नॉन कंसंट्रेशन, नॉन जिसको पता है, और यहाँ पे है अननोन कंसंट्रेशन, अननोन सॉल्यूशन। तो नॉन का हेल्प लेके अननोन का कंसंट्रेशन निकालने का जो प्रोसेस, वही है टाइट्रेशन। क्या बोला ना, इट इज ए मेथड, इट इज ए मेथड, है ना, टू नो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, टू नो concentration of a solution to know concentration of a solution by the help of standard solution, by the help of standard solution, by the help of standard solution। मतलब है it is a method to know concentration of a solution by the help of standard solution। माने अननोन का कंसंट्रेशन निकालना नोन का हेल्प लेके, इसी का नाम है टाइट्रेशन। अब इसमें एक बात आता है, दैट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो जाता है, और इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट, है ना। इसका मतलब हुआ कि मान लो व्हेन रिएक्शन इज कॉम्प्लीटेड, व्हेन रिएक्शन इज कॉम्प्लीटेड, माने अगर टाइट्रेशन खत्म हो जाता है तो जो पॉइंट में खत्म होता है उसी का नाम है एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। और एक केस आता है, दैट इज द इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट करता है। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, लाइट दिखाता है, इंडिकेट करता है कि भाई इस साइड जाना है कि उस साइड जाना है। तो इंडिकेटर क्या है बोलो, व्हिच इंडिकेट्स एंड पॉइंट, व्हिच इंडिकेट्स, यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, एंड पॉइंट को, व्हिच इंडिकेट्स एंड पॉइंट, क्या इंडिकेट करता है बोलो, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। एंड पॉइंट में क्या लेना है, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये लेना है। इक्विवेलेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। इसका मतलब इसको अगर ए मान लो, इसको अगर बी मान लो, तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। तो N1 V1 दैट इज इक्वल्स टू N2 V2, यही फॉर्मूला यूज करना है इक्विवेलेंट पॉइंट में, ठीक है। क्लियर इतना, E1 क्लियर। चलो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, टाइट्रेशन क्या है ना, नॉन कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक नॉन सॉल्यूशन लिया जाता है, इसका नाम है बुरेट, ठीक है ना। नॉन कंसंट्रेशन लिया जाता है और नीचे रखा जाता है नॉन कंसंट्रेशन। तो इसका हेल्प लेके इसका कंसंट्रेशन को निकालना, इसी का नाम है टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में एक एंड पॉइंट होता है, माने जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, और एंड पॉइंट क्या है, जब दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होता है। क्लियर। चलो अब हम टाइट्रेशन का एक एक चीज डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट।
चलो देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हम पढ़ रहे टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन देखिए, चालू करते हैं सीधा। 100 ml of 0.1 molar HCl is taken in a beaker, is taken in a beaker, ठीक है। In this solution 0.1 molar NaOH is gradually added, ठीक है। अच्छा, calculate pH when volume of NaOH added is first 0 ml NaOH। फर्स्ट 0 ml NaOH। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने एक बीकर में 100 ml NaOH 100 ml HCl लिया था, 0.1 मोलर 100 ml NaOH HCl लिया था, और ऊपर से मैं डाल रहा हूँ इसको ना 0.1 मोलर NaOH को ड्रॉप वाइज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले में क्या डाला ना 0 ml NaOH, मैंने शुरुआत में कुछ NaOH गया ही नहीं, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना है 0.1। अगर 0.1 है तो फिर दैट इज इक्वल्स टू, यही क्या हो जाएगा उसका नॉर्मलिटी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर HCl के लिए 1 होगा। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 10 to the power -1 है तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 1। 1 इज द आंसर। जब 0 ml NaOH ऐड किया गया मतलब उसमें सिर्फ HCl था, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, यही इसका नॉर्मलिटी है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर HCl का 1 होता है। कैसे पता, क्योंकि एक HCl से एक ही H प्लस देगा इसीलिए। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 to the power -1, सो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। इतना सबको क्लियर। चलो, अब हम देखेंगे कि 50 ml NaOH ऐड किया गया, 50 ml NaOH ऐड किया गया, क्या हुआ बोला 50 ml NaOH ऐड किया गया, तब क्या होगा। अब ऐसा है 100 ml 0.1 मोलर HCl में है ना 50 ml 0.1 मोलर NaOH ऐड किया गया, तो इसका मतलब है 100 into 0.1 माने 10 मिलीमोल ऑफ HCl, 10 मिलीमोल ऑफ HCl, और इसमें क्या ऐड किया गया 50 ml ऑफ, इसमें ऐड किया गया 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, दैट मीन्स 50 into 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 5 मिलीमोल ऑफ NaOH, 5 मिलीमोल ऑफ NaOH। अब ऐसा है कि मैंने रिएक्शन लिखूंगा अभी, रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि NaOH प्लस HCl टू NaCl प्लस वाटर होगा, ठीक है। तो T इक्वल्स टू 0 में NaOH कितना, NaOH है 5, HCl कितना 10, ये कितना 0, ठीक है। अच्छा, अब लिमिटिंग रेजेंट यही हो रहा है, क्योंकि 5/1 5 है, 10/1 10 हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो लिमिटिंग रेजेंट 0 होगा, ये बचा रहेगा 5, ये होगा 5, ये होगा 5, क्लियर। अब कंसेंट्रेशन ऑफ HCl कितना होगा 5
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 100, 5/100, 100 प्लस इसका 50 टोटल कितना, सो 100 प्लस 50 तो 5/150, 5/150 माने 1/3 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब pH इक्वल्स टू क्या होगा, pH इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस log 3, 1 प्लस log 3 मतलब 1.48, दैट इज आंसर। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैंने 100 ml 0.1 मोलर HCl में ऐड किया 50 ml 0.1 मोलर NaOH। तो 100 ml 0.1 मोलर HCl का मतलब है इतना 10 मिलीमोल ऑफ HCl। 50 ml 0.1 मोलर NaOH का मतलब 5 मिलीमोल ऑफ NaOH। रिएक्शन करवाया तो पहले था 5 10 0, आफ्टर सम टाइम ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। कंसंट्रेशन ऑफ HCl 5/100 प्लस 50 क्यों किया, क्योंकि इसका 100 इसका 50, 1/3 इंटू 10⁻⁻1 तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसी का मतलब ही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ H प्लस माने 1 प्लस log 3 दैट इज इक्वल्स टू 1.48। इतना क्लियर। अब हम देख लेंगे, मानो ऐसा कुछ बोल दिया कि इसमें 100 ml ऐड किया गया है ना, कितना ml 100 ml ऑफ क्या ऐड किया गया NaOH है ना। अब मैंने ऐड कर दिया 100 ml ऑफ NaOH, तब क्या होगा, अगेन NaOH तब कितना होगा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, इसका मतलब 100 इंटू 0.1, इसका मतलब 10 मिलीमोल ऑफ NaOH, 10 मिलीमोल ऑफ NaOH। और HCl का कॉन्सेंट्रेशन अगेन 100 ml 0.1 मोलर, दैट मीन्स 100 इंटू 0.1 दैट मीन्स 10 मिलीमोल। तो 10 मिलीमोल HCl 10 मिलीमोल NaOH के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो यही क्या होगा एंड पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट। ऐसा सोचो कि NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस वाटर, तो ये अगर 10 है ये भी अगर 10 है, ये 0, तो यही लिमिटिंग रीजेंट है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये तब 10 होगा। अरे क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो इसका pH क्या होगा 7 माने न्यूट्रल, और ये क्या है एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट। इतना क्लियर सबको। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि NaOH का भी कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल हो रहा है, HCl का भी 10 मिलीमोल हो रहा है। तो ये 10 जीरो था शुरुआत में, फिर आफ्टर सम टाइम ये भी लिमिटिंग रेजेंट, ये भी लिमिटिंग रेजेंट, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तब 10 होगा। NaCl का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, माने pH का कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब pH 7 और 7 मतलब न्यूट्रल। ठीक है इतना, और ये एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट। अब हम बोलेंगे क्यों ना हम 150 ml है ना, 150 ml NaOH जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, 150 ml NaOH जब ऐड करेंगे तब क्या होगा। इसका फोर्थ केस देख लेंगे है ना। 150 ml NaOH ऐड किया गया तब क्या होगा। अब ऐसा है अगेन NaOH का कॉन्सेंट्रेशन तब क्या होगा 150 ml ऑफ 0.1 मोलर, दैट मीन्स 150 इंटू 0.1 दैट मीन्स 15 मिलीमोल। अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना होगा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, दैट मीन्स 100 इंटू 0.1 दैट मीन्स 10 मिलीमोल। अगेन NaOH प्लस HCl से रिएक्शन क्या था NaCl प्लस वाटर, तो T इक्वल्स टू 0 में 0 माना शुरुआत में NaOH कितना था 15, ये 10, ये 0। अब लिमिटिंग रीजन तो यही होगा, ये 0 होगा, ये कितना होगा 5, और ये शुरुआत में तो 0 था, अभी कितना होगा अभी होगा 10। इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, अरे समझ रहे बात को। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना 5, सो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना हुआ बोलो 5।
मिलीमोल। ये ऐसा करते हैं तो 5 मिलीमोल NaOH क्या हुआ बोलो, 5 मिलीमोल NaOH। और वॉल्यूम टोटल कितना, 100 प्लस 150 मतलब 250। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/250 मतलब 1/5 इंटू 10⁻⁻1। तो POH ऐसा सोच सकते हो, जगह नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH माने कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो POH दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस 1 प्लस log 5 मतलब 1.7, दैट इज द आंसर। ये तो POH निकल गया। तो pH कितना होगा बोला, pH हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 1.7 तो ये हो जाएगा 12.3। 12.3 में फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 150 ml NaOH ऐड किया गया। 150 ml NaOH का मतलब है कि इसका मिलीमोल कितना हुआ, 15 मिलीमोल है ना। ये NaOH का था और HCl का था। फिर मैंने रिएक्शन लिखा था, उससे क्या निकला था, रिएक्शन के बाद 5 मिलीमोल NaOH। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 250। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH कितना होगा बोलो, 5/250 दैट मीन्स 1/5 इंटू 10⁻⁻1। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इतना, तो POH इतना, तो pH इतना 12.3। ओके चलो, अब इसको अगर एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैसे होगा। एक ग्राफ से रिप्रेजेंट अगर किया जाता है तो क्या होगा, देखो ऐसा है कि pH वॉल्यूम ऑफ NaOH, pH और वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो शुरुआत में pH कम था, फिर बीच में इक्विवेलेंट पॉइंट आया और फिर बढ़ गया था। याद करो, जब 0 ml था, जब 0 ml था तब 1 था, जब 50 ml दिया तो 1.48 हुआ, बढ़ा। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आया। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट है ना, जिसमें सडन चेंज होता है। ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट पॉइंट। और इसमें pH कितना था बोला, इसमें pH था 7। फिर जैसे ही ज़्यादा अमाउंट दे दिया, 150 ml दे दिया था, तब उससे क्या हुआ था, pH बहुत बढ़ गया, 12.3 तक आ गया। क्लियर इतना। तो ये है तुम्हारा ग्राफ। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, शुरुआत में बहुत ही कम था 1, फिर बढ़ा 1.48, फिर इक्विवेलेंट पॉइंट आया जिससे pH 7 हुआ, फिर और बढ़ गया। मतलब धीरे धीरे pH का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। एक बार देखो ठीक से।